तो ये आज की जो हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास समाज कार्य की प्रकृति एवं विकास पर है। समाज कार्य की प्रकृति एवं विकास एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क 2022 के सिलेबस में यूनिट नंबर फर्स्ट है। और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग आज बात करने वाले हैं भारत में समाज कार्य इतिहास के बारे में। इंग्लैंड और अमेरिका के समाज कार्य इतिहास में मैंने आप लोगों को उसकी टॉपिक करवाया है, प्लस में लास्ट में मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंस पॉइंट्स भी लिखवाया है, सभी में, इसमें भी लिखवाऊंगा अंत में। चलिए शुरुआत करते हैं भारत में समाज कार्य के बारे में। और आप सभी को भली भांति तरीके से पता है, भारतीय समाज एक परंपरागत समाज रहा है। भारतीय समाज अति प्राचीन काल में एक प्रकार का साम्यवादी समाज था। साम्यवादी समाज था, कोई व्यक्ति जानता है साम्यवादी समाज क्या था? बताएं जरा। साम्यवादी क्या था? बताइए। देखिए, हाँ, समानता के ऊपर आधारित। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए छोटा सा। एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आता है आप लोगों को तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक प्रश्न आता है साम्यवाद करके और एक प्रश्न आता है समाजवाद करके। दोनों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये शब्द हैं, इन शब्दों को थोड़ा सा समझे। अगर हम बात करते हैं साम्यवाद शब्द में, साम्यवाद शब्द में एक सत्तावादी राज्य के माध्यम से एक समान समाज बनाना शामिल किया गया है। एक समान समाज बनाना शामिल किया गया है जो बुनियादी स्वतंत्रता से इनकार करता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे साम्यवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। तो प्राचीन काल में एक प्रकार का साम्यवादी समाज था। तो आप कह सकते हो कि राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं थी यहाँ पे उस समय। और जो समाजवाद है ये लोकतंत्र और स्वतंत्रता के अनुकूल है। समाजवाद लोकतंत्र और स्वतंत्रता के अनुकूल है ये समाजवाद। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछे इसके अंतरों को लेकर तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स कहा था कि समाजवाद साम्यवाद का अग्रदूत माना जाता है। समाजवाद जो है, ये समाजवाद ये साम्यवाद का अग्रदूत है। इसीलिए कभी एग्जाम में अगर प्रश्न मुझे बन जाए आपके कि भाई साम्यवाद की अवधारणा को लेकर सबसे ज़्यादा जो है अग्रसर किसे पाया गया है, किस विद्वान को, तो कार्ल मार्क्स का ही नाम लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने पूंजीवाद के बाद जो है तार्किक कदम पर जिक्र किया था, तार्किक चिंतन पर बात किया था साम्यवाद में। समाजवाद में एक लोकतांत्रिक राज्य निजी कंपनियों के स्वामित्व रखने के बजाय उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करता है, ये बात कहा था कार्ल मार्क्स ने। तो उत्पादन के साधन, पूंजीवाद वगैरह के बारे में बात करने वाला व्यक्ति कार्ल मार्क्स से ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसमें निजी संपत्ति का जन्म अभी नहीं हुआ था। निजी संपत्ति के जन्म के साथ राजा का भी जन्म हुआ और युद्ध में जीती गई संपत्ति विजेता की हो गई, जिसे वितरित करना उसकी अपनी इच्छा पर था। आपको बता दूं, आप समझ गए होंगे कि जब पहले के लोग राजा वगैरह युद्ध करते थे और जो युद्ध में पराजय होता था तो उसकी सारी संपत्ति क्या कर ली जाती, जब्त कर ली जाती थी, विजेता वाला ले लेता था। अब उसके ऊपर डिपेंड करता वो देगा किसको, तो किसी को भी दे सकता है, ठीक है। तो ये प्राचीन काल की या पुरानी समय की बात है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगर हम बात करें, पीड़ितों की सहायता करना प्राचीन काल से भारत की परंपरा रही है, ठीक है, याद रखिएगा। पीड़ितों की सहायता करना प्राचीन काल से भारत की परंपरा रही है। और आगे अगर हम बात करें तो एक विद्वान है मजुमदार। मजुमदार ने क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि राजा, व्यापारी, जमींदार तथा
अन्य सहायता संगठन धर्म के पवित्र कार्य को संपन्न करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने में आगे बढ़ने का प्रयत्न करते थे। तो समाज कार्य के अगर हम भारत के इतिहास के बारे में जिक्र करें तो मजुमदार एक ऐसे विद्वान हैं, इन्होंने इस बारे में बताया कि व्यापारी, जमींदार और अन्य सहायता संगठन धर्म के पवित्र कार्यों को संपन्न करने के लिए एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते थे। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो हड़प्पा संस्कृति से लेकर बौद्ध काल तक जनता की भलाई के लिए उपदेश दिए जाते थे। ये प्राचीन समय की बात है और बुद्ध अपने जीवन काल में काफ़ी लोगों को उपदेश देकर या उपदेश दिया और मौर्य काल में भी जनता की भलाई के लिए भी उपदेश दिए गए। अशोक ने भी कहा कि सहायता के लिए मेरी प्रजा किसी भी समय मुझसे मिल सकती है, चाहे मैं अंतःपुर में ही क्यों ना रहूं। गुप्त काल एवं हर्ष के काल में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है हमें। तो उस समय उपदेश के माध्यम से उन्हें जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता था। आगे बात करते हैं, और भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। भारत में जब मुसलमान आए तो उन्होंने भी अपने धर्म के आदेशानुसार दान पुण्य पर अधिक बल या अधिक धन व्यय करने लगे। और इस्लाम में ज़कात, देखिए ये अलग पॉइंट बन जाएगी, यहाँ पे अलग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मुसलमान जब भारत में आए थे तो उन्होंने अपने धर्म के आदेशानुसार दान पुण्य पर अधिक जो है धन व्यय किया था, खर्च किया था। ठीक उसी प्रकार से इस्लाम में भी ज़कात एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति विशेष प्रकार से धन या स्वर्ण का 2.5%, ध्यान रखिएगा, ये इस्लाम में ज़कात एक एलिमेंट, एक तत्व है जिसके अकॉर्डिंग ये करता था व्यक्ति। तो प्रतिवर्ष एक साल में जो व्यक्ति की इनकम हुआ करती थी, या तो अपने इनकम का आप ये कह लीजिए कि 2.5% वो स्वर्ण के रूप में या धन के रूप में उसको क्या करता था, वितरित करता था, ठीक है। तो ज़कात के रूप में यह व्यय करता था, ठीक है। आवश्यक है कि ज़कात की रकम निर्धन और अभावग्रस्त व्यक्तियों पर व्यय की जाती थी। इसके अतिरिक्त इस्लाम में एक संस्था खैरात की भी है, जिसके अनुसार अभावग्रस्त व्यक्तियों की आर्थिक सहायता व्यक्तिगत रूप से भी की जाती थी। तो इस्लाम में हालांकि जब मैं ज़कात की बात कर रहा था तो वहाँ पे ऐसा नहीं था कि व्यक्तिगत रूप से ही दिया जाए, वो कम्युनिटी ग्रुप के माध्यम से भी दी जाती थी। और जो खैरात आई, ये एक संस्था रही, इसमें भी अभावग्रस्त व्यक्तियों की मदद की जाती थी, परंतु यहाँ पे व्यक्तिगत तरीके से दिया जाता था, कम्युनिटी में नहीं दिया जाता था, नहीं ग्रुप में दिया जाता था, नहीं सार्वभौमिकता के रूप में दिया जाता था, उसको केशवर के रूप में दिया जाता था, ठीक है। और उस तरीके से उसकी मदद की जाती थी आर्थिक रूप से। इसके लिए कोई दर निश्चित नहीं था और यह इच्छा अनुसार दी जाती थी, मतलब जिसकी जितनी आवश्यकता थी उसी के आधार पर इसको दिया जाता था। क्लियर हो गया? देखिए कोई शायद ज्वाइन हो रहा है, चलिए आगे बढ़िए। आगे अगर हम बात करते हैं तो भारत में काफ़ी अधिक समय में फारसी लोग भी रहे हैं। फारसियों के धर्म में भी दान का बड़ा महत्व दिया गया था। फारसियों ने यहाँ धर्मशालाएं, तालाब, कुएं, ठीक है, विद्यालय आदि बनवाए। उन्होंने बहुत से न्याय स्थापित किए, जिनमें से एक प्रसिद्ध न्यास बॉम्बे फारसी पंचायत ट्रस्ट फंड है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली आपका जो है न्यास के संबंध में था। किसके संबंध में था? ये न्यास के संबंध में था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ये भी आपका जो है भारत में इस तरीके से लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता था और ये पारसी लोग करते थे। कौन से लोग करते थे? पारसी लोग करते थे। इस चीज़ को आप भी ध्यान रखिएगा, पारसी लोग करते थे इसके बारे में। अब मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, ज़रा बताइएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आया था आप सबके लिए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बॉम्बे कहाँ चला गया? अच्छा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। न्यास बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे फारसी पंचायत ट्रस्ट, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में?
हाँ सर, पढ़ा है। बताइए। आपने बताया था सर, जो वो बेसहारा विधवा ऐसे जो होते थे, उनको फारसियों ने एक ट्रस्ट के माध्यम से, सराय के माध्यम से उनकी सहायता करते थे, जिसमें धार्मिक शिक्षा संबंधी भी कार्य किए जाते थे। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इसको इन शॉर्ट में अगर जब कभी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसको इन शॉर्ट में कहा जाएगा BPP। ध्यान रखिएगा, ये बॉम्बे पारसी पंचायत है और ये बेसिकली मुंबई में प्रतिनिधित्व करने वाला एक निकाय था और इसकी स्थापना 1670 के दशक में की गई थी और ये एक धर्मार्थ संगठन था। ध्यान रखेंगे सभी लोग, धर्मार्थ ट्रस्ट था, ठीक है। और इस धर्मार्थ ट्रस्ट में पारसी समुदाय की जो निम्न और मध्यम वर्ग के सदस्य आते थे, उनके लिए 5500 से अधिक घरों को नियंत्रित करने वाला शहर का सबसे बड़ा या निजी जमींदार है ये। तो यह मुंबई की सबसे पुरानी और सबसे अमीर चैरिटी में से एक मानी गई थी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है कई ट्रस्ट इससे जुड़े हुए भी थे, इससे कई ट्रस्ट जो है जुड़े हुए थे और ये बेसिकली धर्मार्थ से संबंधित था। कहीं आर्थिक में मदद करना, भावनात्मक तरीके से मदद करना, उसकी आवश्यकता के आधार पे जो उसकी नीड है उसकी मदद करना, ये इसी की भूमिका हुआ करती थी, ठीक ये है। सिर्फ पारसियों के लिए थी। हाँ, केवल पारसी के लिए थी। ये शब्दों से लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, शब्दों से ही लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें व्यवसाय का भी व्यवसाय शिक्षा या व्यवसाय प्रशिक्षण को भी इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है मैडम। चलिए आगे बढ़ें। देखिए आगे फिर इसका उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य से और पता चल जाएगा। पारसी विधवाओं की सहायता, पारसी बालिकाओं की विवाह संबंधी सहायता, नेत्रहीन पारसियों की सहायता, धर्म निर्धन पारसियों की सहायता, धार्मिक शिक्षा संबंधी सहायता सम्मिलित किए गए थे। तो ये आपका एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, है ना। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर BPP का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अच्छा, हालांकि बहुत सारी इसके अंतर्गत एक्टिविटी हुई है। अगर हम बात करें सुधार आंदोलन को लेकर, सुधार आंदोलन में एक्टिविटी, दिल्ली के जो सुल्तान ने अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जो दान पर अधिक बल देता था, निर्धन अभावग्रस्त व्यक्तियों पर अधिक धन व्यय करता था, ज़कात के द्वारा प्राप्त धन के अतिरिक्त भी जो वैधानिक रूप से दान संबंधित कार्य थे उसको निर्दिष्ट करता था। ये एक नाम आपने सुना होगा शेर शाह के बारे में। शेर शाह एक राजा था, आप लोगों को मालूम होगा, और एक विश्वसनीय शिष्ट मनुष्य ख्वास खान बहुत ही प्रसिद्ध था। इसने बेसिकली व्यक्तियों के लिए भोजन और आवास के बारे में जिक्र किया था, या एक प्रकार से आपको मदद देने की बात किया था ये, ठीक है। भारत में काफ़ी अधिक समय तक पारसी लोग भी रहे हैं। पारसियों के धर्म में भी दान का बड़ा महत्व हुआ करता था। पहले पारसियों ने यहाँ धर्मशालाएं, तालाब, कुएं, विद्यालय आदि बनवाए थे, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, और जिसमें बॉम्बे फारसी पंचायत ट्रस्ट जो फंड था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था। उनकी भूमिका काफ़ी अच्छी रही है। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक पॉइंट हमें और देखने को मिलता है, वो पॉइंट है समाज सुधार आंदोलन, जिसको आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, या आप कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि 19वीं शताब्दी से प्रश्न आता है। यहाँ से 19वीं शताब्दी से प्रश्न आता है, और भारतीय समाज जाति आधारित पतनशील और प्रगतिशील था। ये 19वीं शताब्दी में क्या क्या था, आप इस चीज़ को ध्यान रखें सभी लोग, ठीक है। जाति आधारित था, और क्या था, पतनशील था, और क्या था, प्रगामी था।
ये थोड़े से कुछ वर्ड्स हैं जो आप सबको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम में। और सबसे प्रबुद्ध भारतीय में से एक विद्वान को जाना गया, आप सभी लोग जानते हो, राजा राम मोहन राय को, ईश्वरचंद विद्यासागर को, है ना, दयानंद सरस्वती को, और कई ऐसे समाज में सुधार समाज में सुधार लाना शुरू किया ताकि पश्चिम की चुनौतियों का सामना किया जा सके। तो सुधार आंदोलनों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। ये जो सुधार आंदोलन आप देख रहे हैं ना, ये दो भागों में डिवाइड हुआ था। अब ये दो भाग कौन कौन से थे? एक तो आपका सुधारवादी आंदोलन है, ये तो नाम से ही पता है, सुधारवादी आंदोलन। अब आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यार ये तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है, देवबंद आंदोलन, ये कहाँ पे आएगा? ये सुधारवादी में आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए आप सभी लोग, जो आर्य समाज और एक अभी यहाँ पे देवबंद मत रखिएगा, देवबंद यहाँ पर रखिएगा, आर्य समाज और देवबंद, ये जो दो आंदोलन थे ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे, ठीक है, ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा दो टाइप के आंदोलन के बारे में। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि पुनरुत्थानवादी आंदोलन कौन कौन से हैं, तो आप सीधा सीधा जवाब दे देना, देवबंद और आर्य समाज को ही रिप्रेजेंट करेगा इसको। और इसमें अगर हम बात करें सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन, अलग अलग स्तर पर धर्म की खोई हुई शुद्धता की अपील पर निर्भर थे ये, जिसे वे सुधारना चाहते थे। एक दूसरे सुधार आंदोलन के बीच एकमात्र अंतर यह था कि यह किस हद तक परंपरा और तर्क और विवेक पर निर्भर करता है, इस पर ही आधारित था। वहीं धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां 19वीं सदी के भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़िवादी के एक दुष्चक्र में फंस गया था। 19वीं शताब्दी में महिलाओं की निराशाजनक स्थितियों को देखा गया है। जन्म के समय कन्या शिशुओं की हत्या प्रथा प्रचलित रही थी उस समय। समाज में बाल विवाह की प्रथा रही थी उस समय। बहु विवाह की प्रथा देश के कई हिस्सों में प्रचलित थी, है ना, आपको अच्छे से मालूम होगा। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी और सती प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित था। ये महिलाओं के निराशाजनक स्थितियों को रिप्रेजेंट करता था, है ना। तो ये विचार था कि भाई स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र व न्याय थे जिनका भारतीय समाज पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं यहाँ पे। फिर शिक्षा का प्रसार को लेकर बात किया जाए, विश्व में जागरूकता बढ़ी, है ना, ये सारी चीज़ें आई। बाहरी दुनिया के बारे में जागरूकता बढ़ी, है ना। तो ब्रह्म समाज आया आपका, देवबंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और पंडित शिवनाथ शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर एक अहम भूमिका निभाया इन्होंने इसमें, किसमें? ब्रह्म समाज में। फिर ब्रह्म समाज आपको अच्छे से मालूम है 1828 में आया था। और फिर उसके बाद प्रार्थना समाज आया। प्रार्थना समाज जो है, अगर हम बात करें समाज सुधार के उद्देश्य से, आत्माराम पांडुरंग और बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना के रूप में ये काफ़ी फेमस रहा। इसमें प्रार्थना समाज के चार एजेंडा था। एक महिला शिक्षा को लेकर बात कर रहा था, एक विधवा पुनर्विवाह की बात कर रहा था, एक जाति व्यवस्था को अस्वीकृति दे रहा था, एक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र को बढ़ाने की बात कर रहा था। तो ये प्रार्थना समाज कर रहा था। तो चार ये जो एलिमेंट हैं इसको आप भी ध्यान रखिएगा। महादेव गोविंद रानडे जो हैं वो विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के रूप में जाने गए, ये है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सत्यशोधक समाज की बात करें, 1873 में जो है ज्योतिबा फूले की एक अहम भूमिका रही समाज सेवा को लेकर, महिलाओं को, निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करने को लेकर। फूले की रचनाएं गुलामगिरी काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है ना। फिर आर्य समाज आंदोलन था ये 1875 मुंबई में, आप सबको अच्छे तरीके से मालूम है। यहाँ पे इन्होंने परमेश्वर सच्चे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत के रूप में जाना गया। ईश्वर सर्वसत्य, सर्वज्ञान, सर्वशक्तिमान, अमर ब्रह्मांड का निर्माता, पूजा का योग्य, ये सारी चीज़ें बात की गई। तो यही तो है आपका यहाँ से रिप्रेजेंट होता है। यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में आपको अच्छे से मालूम होगा। डिरेजियो की भूमिका इसमें देखने को मिली। रामकृष्ण आंदोलन की बात करें तो इसमें भी देखने को हमें स्वामी विवेकानंद जी की भूमिका मिली 1987 में। ठीक, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए
और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जब अंग्रेज भारत में आए तो क्रिश्चियंस मिशनरी या मिशनों ने भी यहाँ अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। क्रिश्चियंस मिशनों ने अपने धर्म का प्रचार के संबंध में विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण संबंधी कार्य किए। सन 1780 में बंगाल में श्रीरामपुर मिशन स्थापित हुआ। कब हुआ ये? 1780 में किया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1780 में बंगाल में श्रीरामपुर मिशन की स्थापना हुई है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, अच्छी चीज़ है। इसको कहीं कहीं एग्ज़ाम में आपको बताऊं, श्रीरामपुर मिशन भी कहा जाता है, श्रीरामपुर मिशन भी बोला जाता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप सभी लोग, कभी कभी एग्ज़ाम में हो सकता है बना दे तो आप कंफ्यूज कहीं हो जाए, ठीक है। और भारत में जो है संचालित एक पुस्तक और समाचार पत्र के प्रकाशन भी रहे। प्रेस की स्थापना विलियम कैरी और विलियम वार्ड ने किया था, है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, विलियम वार्ड ने किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बंगाल में जो छपाई होती थी वो हुगली में शुरू हुई थी सबसे पहले, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि इस मिशन में हिंदू सामाजिक ढांचे में सुधार लाने का प्रयास किया गया। उदाहरण के स्वरूप में इसे बाल विवाह, बहुविवाह, बालिका हत्या, सती, विधवा विवाह पर निषेध विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। इसके अतिरिक्त जो है इस मिशन में जाति प्रथा के विरुद्ध भी प्रचार किया गया और अपने इन विचारों को क्रियाशील रूप से प्रदान करने हेतु इस मिशन में अनेक समाज कल्याण संस्थाएं स्थापित की गई, जिसके द्वारा अभावग्रस्त एवं पीड़ित लोगों की सहायता की जाती थी। उस समय अधिकतर कल्याणकारी संस्थाएं क्रिश्चियंस मिशनरों द्वारा स्थापित की जाती थी। कुछ समय बाद भी लोक हितैषी व्यक्तियों और अन्य धार्मिक संस्थाएं और राज्य के इस क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 18वीं शताब्दी मानवता पर आधारित है, ये आपको अच्छे से मालूम है। अंत में क्रिश्चियंस मिशनों का प्रचार भारत में विचारशील लोगों के लिए एक चुनौती के रूप में रखा गया है। अतः इस चुनौती का सामना करने के लिए अनेक लोग तैयार हुए और इस प्रकार से एक व्यक्ति राजा राम मोहन राय के बारे में आपको अच्छे से मालूम है, जिन्होंने भारत की प्रथाओं में सुधार लाने का प्रयास किया था। उन्होंने विशेष प्रकार की जाति प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया, अपने शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को क्रिश्चियंस लिखा हुआ है, ठीक है, धर्म स्वीकार करने के लिए सुरक्षित रखा। ब्रह्म समाज में अकाल सहायता, बालिका शिक्षा, स्त्रियों के उत्थान, मध्य निषेध और दान प्रोत्साहन के लिए कार्य भी किया। ज्योतिबा फूले ने निचली जाति या जाति प्रथा के सुधार करने का प्रयास किया। अनेक संस्थाएं थी, उदाहरण के स्वरूप में अनाथालय और बालिका विद्यालय आदि को स्थापित भी की गई थी ज्योतिबा फूले में भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, समाज सुधार के बारे में क्या भूमिका रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में समाज सेवा पद्धति का मुख्य उद्देश्य दो थे। भारत में सामाजिक धार्मिक ढांचे को पुनः जीवित करना और उसे विदेशी धर्म एवं संस्कृति में सुरक्षित रखना, और दूसरी पॉइंट ये था कि समाजसेवी संस्थाएं स्थापित करना जिससे भारत के निवासियों को क्रिश्चियंस मिशनों द्वारा स्थापित सामाजिक सेवाओं के प्रयोग की आवश्यकता न रह जाए। इस प्रकार यहाँ की समाज सेवा को क्रिश्चियंस मिशनरों द्वारा स्थापित किया जाए। दो बातें आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। पहली बात यह है कि भारत के जो सामाजिक और धार्मिक स्ट्रक्चर था उसको पुनः जीवित करने की बात की गई। दूसरा जो था समाजसेवी संस्था स्थापित किया गया था, जहां भारत के निवासियों को क्रिश्चियंस मिशनों द्वारा स्थापित सामाजिक सेवाओं का प्रयोग की आवश्यकता ना रह जाए, इस तरीके के बारे में जिक्र किया गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात की जा रही है सामाजिक सेवाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिला। तो अप्रत्यक्ष रूप से भी मिला, प्रत्यक्ष रूप से भी मिला है। उसके बाद आप लोगों ने आपको अच्छे से मालूम होगा 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इस मिशन का संगठन जो था क्रिश्चियंस मिशनों के संगठन के नमूने पर हुआ था। ब्रह्म समाज और आर्य समाज से भी अधिक रामकृष्ण मिशन में समाज सेवा के भी कार्य किए गए थे। सबसे ज़्यादा काम इसी में किए गए थे। इसमें स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन वाले में, इसको याद रखिएगा। अंग्रेजों के आगमन से प्रथम चरण की प्रगति के कार्य बड़े कम स्तर पर हुए थे। कालांतर में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव जिनसे भारतीय चिंतन को प्रभावित किया था, जो भी चिंतक लोग थे, जो भी विचारक लोग थे, उनको प्रभावित किया था। अंग्रेजों
कि भारत में आने से यहाँ प्रज्ञावाद, अंग्रेजों को भारत में आने से यहाँ, ध्यान दीजिएगा, प्रज्ञावाद, प्रजातंत्र और उदार या उदारता आप कह लीजिए, इनकी विचारधाराओं का प्रवेश हुआ था जब अंग्रेज आए थे। ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। 20वीं शताब्दी में समाज सुधार में अगर हम बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के नाम से मुख्य रूप से संस्थाएं आई, जिसमें इन दोनों व्यक्तियों ने प्रज्ञावादी के रूप में एक अहम भूमिका निभाया और इनका उद्देश्य यही था कि समाज सुधार के साथ साथ देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सन 1905 में आप लोगों को भलीभांति तरीके से मालूम होगा क्या चलाया गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, या भारत में समाज सेवा के क्षेत्र में सर्वप्रथम असंप्रदायिकता संस्था थी ये। 20वीं शताब्दी के दूसरे 10 वर्षों में महात्मा गांधी ने भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित किया था। उन्होंने राजनीतिक विद्रोह और समाज सुधार के लिए बीच का एक मार्ग बनाया, है ना, याद रखिएगा। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संग्राम के साथ साथ यहाँ के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भी प्रयास किए थे। महात्मा गांधी की भी भूमिका आई यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सुधार आंदोलन पर शुरू में लिखे गए इतिहास ग्रंथों में पश्चिमी प्रभाव को भी पुनर्जागरण की उन्नति का मुख्य कारण माना गया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक भूमिका देखने को मिलती है। यहाँ जितना मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। केशव चंद्र जो भी समाज सुधारक हैं वो प्रश्न बनते हैं इतिहास में। केशव चंद्र सेन एक ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा पे सबसे अधिक बल दिया, याद रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक और समाज सुधारक थे जिन्होंने हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 को पारित किया, याद रखिएगा। जस्टिस रनाडे ने विधवा पुनः विवाह के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना की, विंडो मैरिज एसोसिएशन 1861 में, 1861 में। आपको पता होगा जैसे जैसे परिस्थितियां बदली वैसे उसके बाद में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। अच्छा, आपसे सवाल है, बताइए जरा। 1961 में 1861 में विधवा पुनर्विवाह में किसने प्राथमिकता दी ज्यादा, किसने सहयोग किया? देखिए मैं बताता हूँ, देखिए आपको बता दूं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे समाज सुधारक थे जिनके प्रयास से पारित किया गया था। जस्टिस रनाडे ने, देखिए ये एक्ट है, हिंदू रीमैरिज एक्ट है जहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ रहे हैं। दोनों ऑप्शन है तो किसको सेलेक्ट करेंगे? दोनों अरे भाई पहले समझ तो लो। जब मैं कह रहा हूँ कि एक्ट आएंगे तो जाहिर सी बात है ईश्वर चंद्र विद्यासागर आएंगे, लेकिन जब ये संघ के रूप में आएगा, जब ये एक विंडो मैरिज, रीमैरिज नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैरिज बोल रहा हूँ, रीमैरिज नहीं कह रहा हूँ मैं, मैरिज कह रहा हूँ, विंडो मैरिज एसोसिएशन के रूप में आएगा तो जस्टिस रनाडे आएंगे 1861 में। बात समझ गए आप? हाँ, बस सिंपल सी बात है, इसी को इसी तरीके से समझना है। अच्छा, नेट के क्वेश्चन में इस पर क्या आता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे प्रश्न बनाए भी गए हैं, मैं आपसे प्रश्न PYQ संडे करवा रहा हूँ, दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था आप सबसे कि जब जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती गई तो एक आपके एक इंडियन नेशनल, ठीक है, कांग्रेस आया था। इसकी स्थापना कब हुई और किसने किया था? 1885 में A.O. ह्यूम। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जवाब आपका आया है। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई और ह्यूम ने सुरक्षा वाल्व के रूप में स्थापित किया। जानते हो इसको वाल्व, ये क्या बोला था ह्यूम ने? हाँ सर। सुरक्षा वाल्व, ये आप ध्यान रखिएगा, एक शब्द है वाल्व, ये शब्द को ध्यान रखिएगा। तो फिर बाद में समाज में जो है काफ़ी सुधार भी देखने को मिला इसके माध्यम से भी। फिर 2 साल बाद 1887 में, 1887 में आपको बता दूं, समाज सुधार के लिए एक नवीन संगठन की स्थापना की गई, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। कब? 1887 में, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये नवीन संगठन की जब स्थापना हुई,
जी बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनिए। इंडियन नेशनल जो है कॉन्फ्रेंस की जब इसकी स्थापना की गई, तो इसमें एक विद्वान की भूमिका, जैसे हम बात करते हैं गोविंद रनाडे की, महादेव गोविंद रनाडे की, इसमें इनकी भूमिका सचिव हमें है। देखने को मिली। जी ये सचिव रहे। हाँ, इसके इसके सचिव रहे हैं, महादेव गोविंद रनाडे इसके सचिव रहे थे। शाबाश, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा इसमें। तो अच्छा, इनके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, एक विद्वान और भी थे रघुनाथ राव करके। रघुनाथ राय को भी कभी कभी एग्जाम में देखने को नाम मिल जाता है। तो ये भी इनकी भूमिका में देखने को मिलता है, जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छी चीज़ें सर हैं। राजे विधवा या पुनर्विवाह के भी संस्थापक थे और इसके भी थे। हाँ, इसके तो सचिव रहे हैं, रनाडे सचिव हैं, है ना, सचिव। तो यहाँ पे ये बेसिकली कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लाया गया था। इसमें जैसे ए ओ ह्यूम ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित किया था, उसके कई सदस्य थे, उन सदस्यों के द्वारा इसको बनाया गया था, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को। तो रनाडे इसके सचिव रहे, जिसका उद्देश्य बना था बाल विवाह और दहेज प्रथा को बंद करना, स्त्री शिक्षा का प्रयास करना, इस क्रम को आगे बढ़ाना, आर्य समाज की इसमें इसकी स्थापना को लेकर दयानंद सरस्वती जी ने फिर 1875 में ऐसी प्रतिक्रिया को संचालित किया था, जो वही प्रतिक्रिया इसमें भी रखी गई इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में भी। और जो दयानंद सरस्वती 1875 में इन्होंने जब स्थापना किया, तो उसका महत्व यही था भाई कि बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश जैसी किताबों को इन्होंने बताया, सामाजिक बुराइयों को दूर किया। वही एक्टिविटी इसमें भी शामिल की गई इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में भी। स्वामी विवेकानंद के बारे में रामकृष्ण मिशन आप अच्छे से जानते होंगे। 1897 में इसकी स्थापना की गई। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और इसी तरह सर सैयद अहमद खान ने भी अलीगढ़ आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है हेनरी ऑलकॉट के बारे में भूमिका आती है, और आपका ब्लॉट्सकी का मैडम की बात आती है, और जो है एनी बेसेंट का नाम आता है। तो ये 3 लोगों ने भी इसकी स्थापना की थी, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे अगर हम बात करते हैं तो यही बात समाप्त नहीं होती। तो एक आया आप सबके लिए जो है समाज सेवा संगठन। देखिए ये सभी के सभी भारत का इतिहास है, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। समाज सेवा संगठन एक आया, और समाज सेवा संगठन में आपने नाम सुना होगा, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पंडित रमाबाई द्वारा पुणे में एक आर्य महिला समाज नामक संस्था की स्थापना की। तो आर्य महिला समाज संस्था की स्थापना किसने की है? तो पंडित रमाबाई द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो 1882 में किया गया। तो इस संस्था के द्वारा अनेक जो है स्थानों पर अनाथालय, लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कर दी गई, ताकि वो प्रशिक्षण ले सके, है ना, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, उनको जो है समानता का अधिकार मिल सके। इस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया उसमें चलाई गई। फिर इसके बाद आपने नाम सुना होगा 1887 में एक और इंस्टीट्यूट बनाए गए, जो समाज सेवा संगठन को ही रिप्रेजेंट करती थी। शशिपद बनर्जी के द्वारा बंगाल में हिंदू विधवा के लिए एक विधवा गृह की स्थापना। तो एक विधवा गृह की स्थापना में 1887 में शशिपद बनर्जी, क्या नाम आएगा? शशिपद बनर्जी की नाम आएगी। तो आप यहाँ पर भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, बनर्जी महोदय के बारे में भी, ठीक है। तो इन्होंने हिंदू विधवा के लिए एक विधवा गृह की स्थापना की थी। और इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर डी.के. कर्वे के बारे में। डी.के. कर्वे ने भी, नाम बोलिए सर, क्या है सर? जल्दी जल्दी बोल रहे हैं आप। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? बनर्जी के नाम फिर से बोलिए सर, क्या है? शशिपद बनर्जी। हाँ, किसकी स्थापना की थी इन्होंने? इन्होंने सर समाज सेवा संगठन के अंतर्गत इन्होंने एक बंगाल में हिंदू विधवा के लिए एक विधवा गृह की स्थापना की थी, ठीक है सर, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, उसके बाद सर एक आए धोंडो केशव कर्वे, आपने उनके बारे में तो नाम सुना ही होगा। धोंडो, जिसको प्रोफेसर डी.के. कर्वे बोलते हो। ये एक भारतीय समाज सुधारक रहे और शिक्षक भी रहे, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए संघ का आयोजन भी किया। कर्वे ने उन विधवाओं की मदद करने के लिए जो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, तो पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की 1896 में, ठीक है। अब स्लो चल रहा हूँ कि फास्ट चल रहा हूँ? ये कहाँ किया इन्होंने, कर्वे ने? पूना में शैक्षणिक संस्थान थी सर, हिंदू विधवा गृह की स्थापना।
बताते भी रहिएगा आप लोग। क्लियर हो रहा है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी तरीके से आपको समझना है। आपने नाम सुना होगा गांधी जी के बारे में। ये भी देखिए, जो गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये भी बेसिकली समाज सेवा संगठन में ही भूमिका इन्होंने निभाया है। गांधी जी ने सर्वोदय एक शब्द दिया था, आपको भली भांति तरीके से पता होगा सर्वोदय का मतलब। ये एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ था सर्वोदय, है ना, 2021 में। और गांधी जी सर्वोदय शब्द को बताया कि सार्वभौमिक उत्थान, सार्वभौमिक उत्थान बोला था, या सभी की प्रगति कह लो। गांधी जी का यह सिद्धांत राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन की एक किताब थी, उस किताब को कहा जाता था अनटू दी लॉस्ट, से प्रेरित थी। सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जाति विहीन, शोषण युक्त समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास का साधन और अवसर मिल सके। इस तरीके के बारे में गांधी जी के दृष्टिकोण को हम यहाँ पे देख सकते हैं। बात स्पष्ट हो रही है? हाँ सर। हाँ, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अनटू दी लॉस्ट इनकी किताब है, और सर्वोदय का अर्थ सार्वभौमिक उत्थान था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे गांधी जी ने इसके बारे में चर्चा किया था। हाँ, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि सर्वोदय के अकॉर्डिंग जो है गांधीवादी दर्शन के आधार पर 20वीं सदी में वैश्वीकरण का युग माना गया। 20वीं सदी को कौन सा माना गया? वैश्वीकरण का युग माना गया, क्योंकि वैश्वीकरण की एक नई स्थिति नीति विश्व की एक वैश्विक गांव बनाने के लिए आगे बढ़ाई। युवाओं के सामने जो नई चुनौती और जो समस्याएं सामने आती थी, उस समस्याओं का समाधान करने की बात करता था। पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक जैसी चीज़ों पर नवाचार लाने की बात करता था, तकनीकी नवाचार लाने की बात करता था। तो वह गांधी जी ने हिंदू स्वराज में लगभग 1908 ईस्वी में पांडुलिपि में तैयार किया था इसको। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और वही रस्किन महोदय ने, जॉन रस्किन ने भी, जो अनटू दी लॉस्ट पर आधारित था, मोहनदास गांधी जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अनटू दी लॉस्ट लिखा था, तो वो 1908 का था, 1908 का था। तो आप इस तरीके से आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हो। सर्वोदय का उद्देश्य क्या है, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोदय आंदोलन बेसिकली एक लक्ष्य एवं स्वावलंबी ग्राम समुदायों की पूरे नेटवर्क की स्थापना करता था। ये पारिवारिक रिश्ते जो वर्तमान में रक्त समूह तक सीमित है, उन्हें पूरे गांव में विस्तारित करने की बात करता था ये। ठीक है, इस चीज़ को आप उसके उद्देश्यों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्वोदय का, कि उद्देश्य उसका क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और सर ये सर्वोदय आंदोलन जो था वो विनोबा भावे द्वारा किया गया था। ठीक है, विनोबा भावे, वो आंदोलन आपका अलग हो जाएगा। सर्वोदय आंदोलन में जो आप विनोबा भावे के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ आपकी अलग प्रतिक्रिया होगी। यहाँ ये समाज सुधार से संबंधित नहीं है। जहाँ पे आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे गांधी जी की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये विनोबा भावे के बारे में भूदान नहीं। आंदोलन आएगा विनोबा भावे का? जी भूदान आंदोलन आएगा विनोबा भावे का? हाँ, भूदान आंदोलन, हाँ ये भी आपने सही बताया। यहाँ पे जो भूदान को रिप्रेजेंट करने वाला तथा सर्वोदय आंदोलन की जो प्रेरणा के रूप में आते हैं, वो आचार्य विनोबा भावे की ही बात आती है। परंतु यहाँ पे मैंने समाज कार्य में जो है आपसे सर्वोदय आंदोलन में जिक्र किया कि महात्मा गांधी जी ने किस तरीके से नहीं बताया। यहाँ भूदान और सर्वोदय आंदोलन के जो प्रेरणा रहे हैं, वो आचार्य विनोबा भावे महोदय रहे हैं। उन्होंने मानवतावादी सोच, सबके उदय की कामना के बारे में जिक्र किया था विनोबा भावे महोदय ने। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे विनोबा भावे जी के बारे में। और विनोबा भावे का ये आंदोलन भी काफ़ी फेमस में रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस में रहा है। ठीक है, विनोबा भावे का तो ये गांधी जी से जुड़ा हुआ था। भारत के सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारक में से एक महात्मा गांधी जी एक व्यापक रूप से सम्मानित शिष्य थे, और साथ ही भूदान आंदोलन के संस्थापक भूमि उपहार आंदोलन थे, ये जुड़ा हुआ था, उनसे ये जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो भूदान आंदोलन तेलंगाना के पोचमपल्ली 1951 में गांव के हरिजनों के ने इसके जीविकापार्जन के लिए लगभग 80 एकड़ भूमि प्रदान करने का अनुरोध किया था। भूदान आंदोलन में 80 एकड़ भूमि प्रदान करने की बात की गई। तो विनोबा भावे ने जमींदारों को इस आंदोलन में आगे आना और हरिजनों की सहायता करने के लिए कहा था। उसके बाद में एक जमींदार ने आगे बढ़कर आवश्यक भूमि प्रदान करने की पेशकश की।
और इसी घटना के बलिदान और अहिंसा के इतिहास में एक नया अध्याय को जोड़ा गया था, जहां भूदान को कहा गया भूमि का उपहार। भूमि का उपहार, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ मैम? हाँ, विनोबा भावे को भारत रत्न से मरणोपरांत दिया गया। उनकी मृत्यु हुई थी 1982 में और उनको मिला भारत रत्न 1983 में। रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको, विनोबा भावे जी को 1958 में, ठीक है। ये एक पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने भूमि उपहार पर बल दिया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, ये भी चीज़ें क्लियर हो गई। आपने नाम सुना होगा, एक और एक्ट आता है समाज संगठन में। मैं क्या पढ़ा रहा था? समाज सेवा संगठन के बारे में। देखिए, अगर आप पॉइंट डालकर ये पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं तो मेरे साथ 3 पॉइंट बता चुका हूँ आप लोगों को। चौथी पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इसी समाज सेवा संगठन के अंतर्गत ही एक पॉइंट और आता है, और वो आता है सन 1929 में शारदा एक्ट। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 आप भली भांति तरीके से परिचित हैं। और यह बाल विवाह निरोध अधिनियम 28 सितंबर 1928 को पारित किया गया और एक विधायी अधिनियम था ये। और इस अधिनियम में लड़कियों की विवाह के योग्य आयु 14 वर्ष बताई गई थी। शारदा एक्ट में हरबिलास शारदा नाम आपने सुना होगा। इसी जो है इन्हीं के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। 14 वर्ष बताएगी लड़की की, और लड़कों की एज जो बताएगी वो बताएगी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। हरबिलास शारदा ने इस शारदा अधिनियम के नाम से भी इनको जो है जाना भी जाता है, इस एक्ट को। क्लियर हो गया? बताइए। हाँ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में इसको पारित किया गया। याद रखिएगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया। इस कानून के तहत लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष कर दी गई थी, लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। बाद में इस कानून में संशोधन करके लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष कर दी गई, लड़कों के विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी गई है। इस कानून को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से ये आया नहीं है कि 21 वर्ष भी कर दिया जाए, लेकिन अभी चर्चे में रहा है मीडिया से। पूरे देश में ये कानून जब लागू हुआ तो वह वर्ष था 1930। पूरे देश में जब लागू हुआ तो वह वर्ष था 1930, याद रखिएगा, ठीक है। हरबिलास शारदा के बारे में। हरबिलास शारदा जो थे वो एक न्यायाधीश और शिक्षाविद थे, राजनेता थे, समाज सुधारक थे। हरबिलास कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के रहने वाले ये व्यक्ति थे। राजस्थान के रहने वाले एक व्यक्ति थे। गवर्नमेंट कॉलेज में ये एक शिक्षक रह चुके हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे हरबिलास शारदा के बारे में भी। चलिए, तो ये चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी चीज़ें हम देखते रहेंगे। भारत समाज कार्य का इतिहास चल रहा है आप लोगों का, और ये डीप पे चल रहा है। और ये भारत, क्योंकि आप यूजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंडिया में ही दे रहे हैं, इस वजह से भारत से क्वेश्चन तो तय है कि पूछा ही जाता है हर बार, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को भी आप लोग जो है देख लेना दोबारा भी, तो उससे और आप लोगों को आसानी भी हो सकती है ना। चलिए, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक नाम आ रहा है द चार्ल्स एक्ट ऑफ 1813 का। कितने लोग जानते हैं द चार्ल्स एक्ट 1813 का? बताएं, अगर आपको मालूम है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एजुकेशन के डेवलपमेंट का कोई प्रावधान है? ओके जी, चलिए, बहुत बढ़िया। और भी कोई लोग अपने विचारों को व्यक्त करें। तो 1947 के बीच के संस्थाओं के नाम नहीं बताया था। किसका सर? 1900 से लेकर 1947 तक भारत की? जी सर। हाँ, अभी बात करेंगे। अभी तो अभी आ रहा है ना, अभी तो आगे आएगा सर, टेंशन मत लीजिए। अभी तो आगे आएगा, है ना, उसका टेंशन ना ले आप। अभी तो आगे आने वाला है। मैं यहाँ पे भारत में थोड़ा सा अभी देखिए आप लोगों को समाज सुधार के बारे में बताया है, कुछ सुधारक रहे उनके बारे में बताया है। फिर मैंने आप लोगों को सुधार के विस्तार के क्षेत्र में थोड़ा सा चर्चा अभी जस्ट किया हूँ। फिर समाज सेवा के बारे में थोड़ा सा चर्चा आप लोगों से किया हूँ, है ना।
अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि बताइए जरा ये क्या है द चार्ल्स ऑफ एक्ट 1813। सर इसमें इसमें फिर 1817 में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था ना। ओके। और सर इसमें साइंटिफिक नॉलेज मतलब ब्रिटिश इंडियन में साइंटिफिक नॉलेज एजुकेशन में सबसे पहले इसकी बात की गई थी। चलिए गुड। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। द चार्ल्स एक्ट ऑफ, अगर हम बात करते हैं 1813 के अंतर्गत जो है शिक्षा के विकास का प्रावधान किया गया था। द चार्ल्स एक्ट ऑफ अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा के विकास की बात यहाँ पे किया गया था, और ये बात है सुधार के लिए। याद रखेंगे सभी लोग, ये बात मैं कर रहा हूँ सुधार के लिए। तो आपको बता दूं कि कंपनी के भागीदारी को एक भारतीय मुनाफे के मात्र 10.5% भाग ही मिलेगा। कंपनी को 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों में राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया इसी एक्ट में। इस एक्ट के अनुसार भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्थानीय निकाय अपने अंतर्गत आने वाले भारतीयों पर कर, जैसे सफाई पर कर, चौकीदारी पर कर, बहुत सारे कर हुआ करते थे। उन करों के बारे में जो चर्चा पर चर्चा देखने को मिली वो 1813 का चार्टर एक्ट में मिली। 1813 में चार्टर एक्ट में मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के अकॉर्डिंग ही चार्टर एक्ट है, 1813 के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनाइटेड किंगडम में, यूके, ब्रिटेन संसद का एक अधिनियम था जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी करने के लिए चार्टर का नवीनीकरण किया गया, कंपनी के शासन को जारी रखा गया इसमें। तो इसमें व्यापार, वाणिज्य, एकाधिकार आदि चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया था। ये अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, क्षेत्रों में सरकार के लिए विनिमय स्थापित करता था ये, और बेसिकली इसका जो विचार था वो शिक्षा को लेकर था, शैक्षणिक प्रावधान को लेकर था। जब पहले शैक्षिक प्रावधान की बात की गई तो बंगाल के जनरल गवर्नर के विवेक पर था ये। और बंगाल के जनरल गवर्नर के बारे में अगर हम बात करें, जिसको वायसराय, आमतौर पे वायसराय के रूप में इसको नियुक्त किया गया, तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद प्रतिनिधि भारतीय राज्य के प्रमुख थे, और ये विलियम के प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल की उपाधि के साथ बनाया गया था। ठीक है, उनके साथ इसको जो है बनाया गया था। अब मैं आपसे बताऊं यहाँ पे कि सबसे अहम भूमिका इसमें है क्या चीज़। तो ये बेसिकली अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को स्वीकृति प्रदान करता था। इन लोगों ने शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज में ऐसी शक्तियों की गति दिया जिससे कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। सती प्रथा के विरोध में उसने प्रथम लेख 1818 में लिखा, और उसके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित करते हुए सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, नियम नंबर 17 में। आप सबको मालूम है 1815 में उन्होंने ही आत्मीय समाज की स्थापना किया, और 1828 में ब्रह्मो समाज के रूप में ये विकसित हुए जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो ये था आपका द चार्ल्स एक्ट ऑफ 1813 का। बस इसमें आप केशव चंद्र सेन का एक ऐसे समाज सुधारक रहे हैं जहाँ पे स्त्री शिक्षा का सबसे अधिक महत्व दिया है, आप कह सकते हो। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में बात करें तो हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856 आप कह सकते हो। जस्टिस रनाडे के बारे में बात करें तो आप एसोसिएशन 1861 में विंडो मैरिज एसोसिएशन का नाम ले सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ फिर उसके बाद मैंने अभी आपको समाज सेवा संगठन पंडित रमाबाई के बारे में बात किया है आप लोगों से, उसको ध्यान रखिएगा। गांधी जी सर्वोदय के बारे में, विनोबा भावे के बारे में जिक्र किया, उसे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपकी क्रिया प्रतिक्रिया आगे बढ़ी तो हिंदू रीमैरिज एक्ट, अच्छा देखिए यहाँ पे आया भी है 1856। केशव चंद्र सेन ने ऐसे समाज सुधारक थे, इसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और समाज सुधारक थे जिसमें प्रयासों के द्वारा हिंदू रीमैरिज एक्ट आया 1856 में पारित किया गया। जस्टिस रनाडे ने विधवा पुनः विवाह के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना की जिसको 1861 में विंडो मैरिज एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से आपने ध्यान दिया, अभी भी मैंने अभी बताया है, ए ओ ह्यूंग ने इसकी स्थापना की थी।
1887 में मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया है इसमें कि इंडियन सोशल को जो है कॉन्फ्रेंस की बात हुई, जहाँ पे रनाडे इसके सचिव बने थे, ये भी जिक्र हो चुका है, अभी भी हम लोगों ने किया है नहीं। रामकृष्ण मिशन के बारे में आपको पता हो चुका है। समाज सेवा संगठन के बारे में देखिए थोड़ा सा, अभी भी मैंने जिक्र किया है इसके बारे में। पंडिता रमाबाई के बारे में 1882 में आर्य महिला समाज नामक एक संस्था स्थापित किया था। 1887 में अगर हम बात करें तो शशिपद बनर्जी ने बंगाल में हिंदू विधवा के लिए जो है विधवा गृह के बारे में बात किया है। प्रोफेसर डी.के. करवे के बारे में अभी मैंने आप लोगों से बात किया कि विधवा गृह की स्थापना किया है इसने, है कि नहीं। गांधी जी ने अगर बात करें तो सर्वोदय की अवधारणा दिया, अभी भी मैंने जिक्र किया आप लोगों से। इन्होंने राम राज्य जो है स्थापना की कल्पना की और ऐसे समाज की कल्पना में जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लेकर उचित दशाएं उपलब्ध हो सके, है ना। हरिजन के लेकर अगर बात करते हैं, कल्याण वगैरह के लेकर, तो वहाँ पर भूदान को लेकर और भूमि उपहार की बात आप कर सकते हैं यहाँ पर। फिर शारदा एक्ट के बारे में अभी भी मैंने जिक्र किया कि 14 और 18 वर्ष के लेकर हरबिलास शारदा के बारे में जिक्र हुआ अभी भी, है कि नहीं। अब बात करते हैं समाज सेवा के लिए प्रशिक्षण की बात। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना हो कि भारत में व्यावसायिक समाज कार्य के आधार पर किस तरीके से व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। भारत में समाज कार्य में शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1936 में चलाया गया, 1936 में। आपको अच्छे से मालूम है कि ये सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई। इसका नाम बाद में परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित का वर्ष आप ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं 1944 मिलता है तो कहीं कहीं 1945 मिलता है। और ये जब नाम परिवर्तित हुआ तो उसका नाम रखा गया TISS, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का नाम लेते हो। सन 1936 में जब इसकी स्थापना हुई सर दोराबजी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क करके, तो उस समय इसके निर्देशक के रूप में जो सबसे पहले भूमिका निभाया है उनका नाम था डॉक्टर मनसर्ट। क्यों भाई, याद है मनसर्ट। और आज वर्तमान में जो इसके निर्देशक हैं उनका नाम अगर हम मानते हैं शालिनी भारत, ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं ये सर दोराबजी नाम है, सर दोराबजी टाटा रतन दादा भोय करके, जहांगीर रतन दादा भोय करके, ये पूरा इनका नाम है। और इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, सर दोराबजी ने ही, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सन 1947 में, अभी बाद में एक क्वेश्चन आया था कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का कौन सा संस्थान रहा है। सन 2022 में ही, सन 2021 में ही क्वेश्चन आया हुआ था UGC नेट सोशल वर्क में, तो उस ऑप्शन में था काशी विद्यापीठ समाज कार्य विज्ञान। तो आप लोगों ने लगाया भी था उसको शायद सन 1947 में, है ना। सर इसमें दिल्ली का क्या आएगा, क्योंकि कई जगह पे दिल्ली का 1948 भी मिलता है। दिल्ली का 1946 आप लगाइए, 1946 लगाइए, दिल्ली का समाज कार्य, ठीक है। दिल्ली का समाज कार्य, दिल्ली भी ऑप्शन में था। स्वतंत्रता के बाद तो स्वतंत्रता तो 1947 में मिली, लेकिन अब 46 से है तो 46 दिल्ली ऑप्शन में था, आपने क्यों नहीं लगाया। कारण यही था, प्रश्न क्या बोल रहा था, स्वतंत्रता के बाद बोल रहा था, तो यही था ऑप्शन में, काशी वाला। और एक आपका आप ध्यान रखिएगा जो है पहला पूछा था ऑप्शन में, वो भी था लखनऊ भी था ऑप्शन में 1949 का, लेकिन पहला सबसे पहले तो यही आएगा काशी विद्यापीठ, उसके बाद 1949 आएगा लखनऊ विश्वविद्यालय का समाज कार्य प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। 1950 में बड़ौदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य प्रशिक्षण प्रोवाइड किया गया था, उसमें समाज कार्य संस्थान ओपन किया गया था। 1952 की अगर हम बात करते हैं तो आपको मद्रास की भूमिका देखने को मिल जाती है, और 55 में आगरा मिल जाता है आपको। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप याद रखें सिर्फ काशी, दिल्ली, और साथ ही साथ आप ध्यान रखें लखनऊ को, और आपको TISS को ध्यान रखना। वैसे 4 संस्था आपके लिए इनफ है, बाकी तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है भाई। 50 बड़ौदा है, 52 मद्रास है, 55 आगरा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो भारत में प्राचीन काल में ही समाज सेवा प्रदान करने के लिए शैक्षणिक जो है शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो शुरू की गई, परंतु यह प्रशिक्षण नैतिक वातावरण और अनौपचारिक रूप से दिया जाता था। औपचारिक रूप से व्याख्यान एवं अगर हम बात करें व्यवहारिक शिक्षा के प्रबंधन प्राचीन समय में ना था, और 20वीं शताब्दी में मुंबई में पहली बार इस प्रकार का प्रयास किया गया, जिसको अभी भी मैंने आपसे जिक्र किया है, जबकि सोशल सर्विस लीग की भी स्थापना की गई थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई थी, आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए। 1911। अच्छा जी, और कोई अपने बातों को बताए भाई, और भी बताएं। 1913। सोशल सर्विस लीग में अगर हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले, उनके साथ जुड़े हुए एक व्यक्ति थे नारायण मल्हार जोशी, याद है किसी को? नारायण मल्हार
जोशी सन 1911 में यहाँ पर इनकी भूमिका हमें देखने को मिली थी मुंबई में। याद रखिएगा, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्हर जोशी के द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे जो भूमिका मिली उनका भी नाम आप ध्यान रखेंगे। सोशल सर्विस लीग में गोखले के एक अनुयायी में नारायण मल्हर जोशी ने मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को जीवन और कार्य को बेहतर और उचित परिस्थितियों के लिए सुदृढ़ करना था। इसने कई स्कूल, कई पुस्तकालय, पठन कक्षा, नर्सरी, सहकारी समितियां का संचालन भी किया गया था सोशल सर्विस लीग में। याद रखिएगा इस अल्प पाठ्यक्रम चला गया। हाँ, वही अल्प जब मैंने आपको बोल दिया कि पठन कक्षा, कई स्कूल, कई पुस्तकालय वगैरह, नर्सरी, सहकारी, तो वो अल्प का ही एक प्रकार पार्ट बन जाता है। इस संस्था में स्वयं सेवक के लिए अल्पा अवधि वाला पाठ्यक्रम को भी चालू किया गया और इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो है स्वयं सेवकों को समाज सेवा के लिए भी तैयार किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसकी स्थापना था 1911 में सर, 1911 में भारत में सन 1936 में पहले समाज कार्य एक ऐच्छिक क्रिया का समझा जाता था और 1936 में पहली बार समाज कार्य का व्यवसाय शिक्षा के लिए एक संस्था बनी, सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से स्थापित किया गया। अभी भी मैंने आपको बताया 1944-45 आप नाम भी याद रखिएगा। तत्पश्चात विद्यालय का नाम भी जो परिवर्तित किया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रखा गया था। ठीक है, और मनसट वगैरह का भी बारे में याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग शालिनी भारत के बारे में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये समाज कार्य का था भारत का इतिहास। आगे भी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है मैत्री, सहायता, दान, परोपकार जो के रूप में समाज कार्य का प्राचीन भारत में रूप में देखा गया है। और समाज द्वारा निर्मित और एकत्रित सभी वस्तुएं समाज के लिए सभी सदस्यों को मानी जाती है और उसके लिए वितरण और उपभोग का हवन भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। धन और परोपकारी पुरुष और व्यक्तिगत कार्यों के लिए इष्टतम माना जाता है। ठीक है, ये PDF मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मध्यकाल में फिर आप देख सकते हैं कि समाज कार्य के भारत का इतिहास क्या था। भारत में मुसलमान जो शासन में दौरान में इस्लाम धर्म सिद्धांत तहत में फारसी वगैरह भी यहाँ पे ज़कात और खैरात जैसे इस्लामी संस्थाएं भी आई थी। आप देख सकते आधुनिक अगर आज के समय में बात करें तो 19वीं सदी को आप जोड़ दीजिए, जितने समाज सुधारक थे उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे राजा राम मोहन राय को देखो यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। नियम 17 में बनाकर इन्होंने जो है सती प्रथा को अवैध करार दे दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए जरा कुछ इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में हमें देखते हैं। 1906 में जो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी इंडिया की स्थापना की गई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1911 में सोशल सर्विस लीग स्थापना की गई डॉक्टर मल्हर जोशी और किसके अनुयायी में, जो है गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी में। महात्मा गांधी सर्वोदय की अवधारणा दिया है और भूदान और सर्वोदय की जो प्रेरक माने गए हैं वो विनोबा भावे को माना गया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड मैं बात करूँगा आप लोगों से, यहाँ पे मंडल के बारे में दिया गया है। इसको जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो है 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, स्टेट सोशल वेलफेयर एडवाइजरी कमेटी की भी स्थापना इसमें की गई थी। आप इतना ध्यान रखिए कि केवल जो है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल या केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अगस्त 1953। काफ़ी प्रश्न पूछ लिया था MPPSC ने इससे। ठीक है, फिर 1936 में आपको मालूम है सर दोराबजी। फिर 1948 में दिल्ली, देखिए 1948 मत करिएगा, 1946 कर लीजिएगा। 1946 दिल्ली स्कूल का लेकर 1949 में सोशल JK इंस्टीट्यूट लखनऊ की बात अगर हम करते हैं तो ये आपका करेक्ट है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान समय में विभिन्न विश्वविद्यालय में समाज कार्य को शिक्षा भी दी गई थी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये देखिए प्रश्न है, इसको आप सही तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं और इजीली लखनऊ को मैच करेंगे किससे, 49 से। 47 काशी विद्यापीठ अगर कहीं पर मिलेगा तो उसको आप मैच कर देंगे। 46 दिल्ली अगर कहीं रहेगा उससे मैच कर देंगे। 50 बड़ौदा से मैच कर देंगे। तो पहले के 4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर C में है, इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्यावसायिक संगठन के रूप में भी कई भूमिका निभाई गई थी। आप ध्यान रखिएगा, एक 1951 में लाई गई थी, 1951 में लाई गई थी इंडियन एसोसिएशन एलुमनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, 1951 को आप ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक व्यावसायिक संगठन के रूप में आएगा। इसका नाम बदल कर भी 1964 में क्या कर दिया गया था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेड सोशल वर्कर्स कर दिया गया था 1964 में। किसका नाम, इंडियन एसोसिएशन एलुमनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क को।
नाम बदल दिया गया था। फिर 1960 में एक और संस्था लाई गई थी। 1960 में एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया का गठन किया गया था। 1960 में एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। ये 2 संस्थाएं हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं, इम्पोर्टेंट के रूप में हमें आ सकती है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है सर, दोराब जी टाटा इंस्टीट्यूट, देखिए यहाँ पे अगेन आप लोगों से एक प्रश्न मैच करने को लेकर मिला है, तो आप मुझे ज़रा ऑप्शन बताइए इसका क्या करेक्ट जवाब होना चाहिए, जल्दी करिए। दिल्ली को आप कहाँ 46 1944 सर। परिवर्तित 44 में, अच्छा। काशी विद्यापीठ 1947, लखनऊ 1949, अच्छा 1 का 2 सर बी ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। ठीक है भाई, शाबाश। इस तरीके से आप प्रश्न को देखिए। ये देखिए आप लोगों से जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था, ये हालांकि जनरल से संबंधित है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे जो है कमेंट में दे देना। ठीक है, वीडियो में अभी आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ, इसको आप कमेंट में करके दे देना, या तो आप मुझे बता देना। ठीक है, कल वाली क्लास में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर कल चर्चा हम करेंगे इस क्वेश्चन पर। ठीक है, चल ये 2021 का प्रश्न है। ठीक है ना, चल।